बच्चों, दिस इज़ योर मई जून का 2022 पेपर 1 2G थ्योरी का पेपर, जिसका अगेन आपके पास ये बच्चों जो एग्ज़ाम है वो मैंने आपको बताया था कि आपका फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं एंड इन क्लास भी और इन पास्ट पेपर्स भी कि आपका नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था 2023 एंड ऑनवर्ड्स। तो 2023 से पीछे के पेपर्स में कुछ आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि सिलेबस से बाहर होंगे। तो वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इसमें अगर आते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा, उनको हम लोगों ने इग्नोर करने जी। एंड जो विद इन सिलेबस हमारी चीज़ें हैं जो हमने क्लास में पढ़ी हुई हैं या जो हम अभी तक पेपर्स में प्रैक्टिस करते आए हैं, सिर्फ उन्हीं को हम देखेंगे जी। तो शुरू करते हैं इस पेपर को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 जी। हमें कहता है कि हमारे पास denary values are converted to binary values to be processed by a computer. Draw one line from each denary value to the correctly converted 8-bit binary value. यानी उसने आपको denary values दी हुई हैं 41, 174 and 86, और आपने क्या करना है इन denary values को देखते हुए corresponding आपने देखना है कि इनमें से कौन सी binary value जो है इससे हर एक value को correspond कर रही है जी, ये हमने चेक करना है। तो फॉर दिस इसको गेस वर्क करने की बजाय हम क्या करेंगे, नीचे हमें उसने वर्किंग स्पेस दी हुई है, एक एक करके हम सब नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे टू बाइनरी और जो बाइनरी वैल्यू आएगी उससे हम इसको मैच करते जाएंगे। जैसे 41 को अगर एक 8 बिट बाइनरी वैल्यू में हमें कन्वर्ट करना है जी, तो वी नो कि हम डेनरी टू किसी भी नंबर सिस्टम, डेनरी टू अदर नंबर सिस्टम्स जब भी हम जाते हैं तो देयर इज अ सेट मेथड। डेनरी टू अदर जाने के लिए वी ऑलवेज यूज प्राइम फैक्टराइजेशन, और अदर से वापस डेनरी में आए तो वी रिमेंबर वी यूज्ड पावर मल्टीप्लिकेशन एडिशन मेथड। तो 41 को अगर हम कन्वर्ट करें टू बाइनरी तो मेरे पास 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, ये 2 टाइम्स 4 2 0 टाइम्स 0, इधर से रिमाइंडर 1 देगा। इसी तरह दिस इज 2 10 टाइम्स, दिस इज 2 5 टाइम्स, दोबारा से हम करेंगे तो 2 टाइम्स 4 रिमाइंडर 1 होगा एंड फाइनली 2 1 टाइम्स रिमाइंडर 0। तो इधर से जो मैं 8 बिट आंसर लिखूंगा मेरे पास आएगा। हमें पता है कि हम ऐसे एरो लगाते हैं टू रीड द वैल्यूज, अब नीचे से ऊपर हमारे पास इट इज 101,001। अब इसके मुझे अगर मैं काउंट करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 बिट्स हैं, इसको 2 जीरोस एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो ऊपर हम देखेंगे 001011,001 कौन सी वैल्यू है हमारे पास। तो इधर अगर हम देखें दिस इज 001011,001, ये इससे मैच कर रही है हमारे पास, तो इसका मतलब है दिस इज द करेक्ट 41 का आंसर जी। इसको हम इससे अलाइन कर देंगे। नाउ टू चेक 174 हमारे पास क्या बनता है, उसके लिए भी वी विल हैव टू कन्वर्ट इट टू बाइनरी। तो 174 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन से अगेन। 2 8 times is 16, एक इसको पास होगा तो 2 7 times 14, यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा हमारे पास। इसी तरह 2 4 times is 8 and 2 3 times is 6, यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा। सिमिलरली 2 से दोबारा करूँ तो 2 2 times is 4, 2 1 times 2, रिमाइंडर 1 आएगा जी। फिर से करें तो हमारे पास दिस इज 2 10 times 20, रिमाइंडर 1 आएगा। दोबारा से 2 से प्राइम फैक्टराइज करें तो दिस इज 2 5 times 10, इधर से रिमाइंडर 0 आएगा। फिर हम करते जाएं तो 2 times is 4, रिमाइंडर 1 एंड फाइनली 2 1 times is 2, रिमाइंडर 0। इसको भी हम ऐसे एक एरो लगाएंगे टू बेटर रीड द वैल्यूज, तो ये हमारे पास 1 0 1 0 ट्रिपल 1 0 वैल्यू आएगी जी। ये आप देखें तो इट इज ऑलरेडी एन 8 बिट वैल्यू। तो आप ऊपर देखेंगे कि 1 0 1 0 ट्रिपल 1 0 कहाँ पे है, तो 174 अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे ये जवाब है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग। इसी तरह आखिरी वैल्यू इज 86, तो इसको भी हम जल्दी से, ये देखो वर्किंग स्पेस इसीलिए दी गई है ताकि हम साइड पे वर्किंग करके चेक करके बताएं। 2 से प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6, दोबारा से करेंगे 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, ये रिमाइंडर 1 आएगा। फिर से करेंगे तो 2 10 टाइम्स 20, रिमाइंडर 1 आएगा। दोबारा से करेंगे तो 2 5 टाइम्स 10, रिमाइंडर 0। फिर से हम इसको 2 से प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 टाइम्स 4, रिमाइंडर 1 आएगा एंड फाइनली 2 1 टाइम्स 2, रिमाइंडर 0। ऐसे करके हमारे पास जवाब आएगा जी। अब जब इसको हम ऐसे रीड करेंगे तो इट विल बी 1 0 1 0 1 1 0,
अब ये अगर आप गिने तो 7 बिट आंसर है, यानी एक 0 इसको एक्स्ट्रा लगेगा। तो हमारे पास ये बनेगा 0101 एंड 0110। तो ये दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जी हमारे पास आखिरी वाली। तो ऐसे हमारे पास ये 3 मार्क क्वेश्चन सॉल्व होता है जी। दिस इज द बच्चों आपके पास डिनरी और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यूज, क्योंकि 8 बिट उसने कहा है तो इसीलिए हम हर उसके साथ एक्स्ट्रा जीरोस ऐड करते हैं। अच्छा, नाउ इन बी पार्ट वो कहता है कि बाइनरी वैल्यूज कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू डेनरी, यानी वापस भी आप आ सकते हैं फ्रॉम बाइनरी टू डेनरी। और उसके लिए द मेथड दैट वी आर गोइंग टू यूज, कौन सा मेथड होता है जी? दैट इज पावर मल्टीप्लिकेशन एडिशन मेथड। कहते हैं कि एक 12 बिट बाइनरी वैल्यू गिवन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है टू डेनरी एंड यू हैव टू शो ऑल योर वर्किंग। तो आप इस 12 बिट बाइनरी वैल्यू को अगर कन्वर्ट करें, दिस इज 000110 एंड उसके बाद वी हैव 10111। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिट्स बनती। ये हमने ऊपर से एज इट इज कॉपी किया, दिस इज 10101011। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें टू डेनरी, तो वो हम कैसे करेंगे? 2 की पावर्स असाइन करेंगे, 2 पावर 0 इज 1, फिर दिस इज 2 4, ये 8, ये 16, दिस इज 32, दिस इज 64, दिस इज 128 एंड दिस इज 256। सेकंड फर्स्ट स्टेप वाज पावर अलॉटमेंट, सेकंड स्टेप बच्चों हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का होता है, यानी हमने इन्हीं वैल्यूज को कॉरस्पॉन्डिंग 1 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो 256 इंटू 1 प्लस 64 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 प्लस हमारे पास 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 आएगा जी। ये हमारे पास बनेगा 256 plus 64 plus 16 plus 4 plus 2 plus 1। अब अगर हम इन वैल्यूज को ऐड करें तो 256 plus 4 is 260। इसी तरह 64 plus 16 हमारे पास बनाएगा 80। तो 260 plus 80 अगर हम करें तो ये हमारे पास कुछ बनता है जी 343 टोटल। तो यहाँ से हमारे पास जो सम करके आंसर आएगा वो डेनरी वैल्यू इज 343। आपने अगेन कैलकुलेटर्स आपको अलाउड नहीं होते, अगर आपसे डायरेक्ट एडिशन नहीं होती तो आप साइड पे नंबर्स को ऐड करके लाजमी देखेंगे जी। नाउ इफ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी हमारे पास कुछ कन्वर्जन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। कहता है कि आपके पास हेक्साडेसिमल इज यूज्ड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हम यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल्स देख चुके हैं। हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कहाँ यूज होता है? ये कलर कोड्स में यूज होता है। इसी तरह मशीन्स में हम इस्तेमाल करते थे टू डिस्प्ले एरर मैसेजेस। इसी तरह हम कहते थे कि हमारे पास हेक्साडेसिमल्स आईपी एड्रेस में भी इस्तेमाल होते हैं, हेक्साडेसिमल्स मैक एड्रेस में भी इस्तेमाल होते हैं, हेक्साडेसिमल्स आपके पास मेमोरी डंप के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो यानी मेमोरी के एड्रेसेस के लिए। तो हमारे पास आपको ये सारे यूजेस पता होने चाहिए जी। अच्छा खैर, सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि हेक्साडेसिमल कलर कोड आपको दिखाया हुआ है, दिस इज द हेक्साडेसिमल कलर कोड। कहते हैं ईच पेयर ऑफ डिजिट्स इज स्टोर्ड एज बाइनरी इन 8 बिट रजिस्टर्स। कहते हैं गिव द 8 बिट बाइनरी वैल्यू दैट वुड बी स्टोर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ हेक्साडेसिमल्स 2F 15 15 एंड D6। तो हमें पता है कि हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जब जाते हैं, तो मैंने आपको बच्चों याद होगा बताया था कि आप एक सिंपल वो 1 2 4 8 इस तरह करके एक टेबल बनाते हैं जिसमें आप वैल्यूज 1 बाय 1 कन्वर्ट करते हैं। जैसे शुरू में 2F है तो 2 बनाने के लिए आई नीड सिर्फ ये वाला बिट, इसको 1 करूंगा, बाकी सब बिट्स 0 होंगे। F इज एक्चुअली हमारे पास अगर आपको याद हो 15, तो ये 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 ये सारी वैल्यूज चाहिए होंगी। तो इसी ऑर्डर में मैं ऊपर जवाब लिखूंगा, पहले 2 के लिए वैल्यूज, ये आप देखिएगा ऑर्डर लोग रिवर्स कर देते हैं, पहले 2 लिखा है तो इसीलिए पहले 2 का बाइनरी वैल्यू, और इसी तरह फिर वो लेटर F की बाइनरी वैल्यूज। फिर सिमिलरली 1 5 को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो यही 1 2 4 8 का टेबल आप बिल्ड करेंगे, और इसमें आप 1 और 5 को अलग से ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1 के लिए आई जस्ट नीड ये वाली बिट, बाकी सब बिट्स 0 हो जाएंगी। 5 बनाने के लिए आई नीड 4 एंड आई नीड 1, और बाकी सब वैल्यूज 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास 1 का जवाब पहले लिखूं तो इट इज 0001,
5 का जवाब लिखूं तो इट इज 0101 जी। इसी तरह इसके बाद आई हैव D6, तो आपको अगर याद हो हेक्साडेसिमल में A was 10, B was आपके पास 11, C was 12 and D was 13। तो इसका मतलब है 6 और D जो है या D6 जिस भी ऑर्डर में आप लिखते हैं, आपके पास पहले इसको ऑर्डर चलो चेंज कर लेते हैं क्योंकि पहले D लिखा हुआ है। तो D6 जब हम लिखते हैं तो D is actually 13। 13 बनाना है तो I'll need 8 plus 4 12 plus 1 13, ये 0 होगा। इसी तरह 6 बनाना है तो I'll need 4 and 2 वाले switches, बाकी दोनों switches को 0 यानी ऑफ रखेंगे। तो हमारे पास ये D6 कुछ ऐसे बनेगा कि पहले D की वैल्यूज 1101 एंड फिर 6 की वैल्यूज 0110 ऐसे करके जी। दिस इज अ 6 मार्क का क्वेश्चन बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्जन करने के लिए। इसी तरह इफ वी मूव ऑन टू बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कहता है कि HTML color codes and media access control address are two examples where hexadecimal is used in computer science। तो देखो वो हमने अगर याद रखी होंगी, हमें पता होंगी तो हम बड़ा इजीली, कहता है गिव टू अदर एग्जांपल्स, दो अदर एग्जांपल्स ऊपर हमने लिखी थी हमारे पास यूज्ड टू डिस्प्ले, हम यहाँ पे लिखेंगे यूज्ड टू डिस्प्ले हमारे पास एरर मैसेजेस, वो हेक्साडेसिमल्स में आएंगे। इसी तरह हमारे पास यूज्ड इन आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेस में उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूज होता है। इसी तरह हम लिख सकते हैं यूज्ड इन मेमोरी डंप्स, कोई से दो आपने लिखने हैं। मेमोरी डंप्स यानी वो रैम के जो एड्रेसेस होते हैं मेमोरी के, उसमें हेक्साडेसिमल्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आपको याद हो तो एक और यूज भी था इसका, वो जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल्स होते थे, उसमें भी हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है जी, तो इनमें से कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। Moving on to part C, कहता है वेबसाइट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग HTML स्ट्रक्चर एंड HTML प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये जो HTML स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों। वैसे फॉर योर नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए, फॉर CS नॉलेज आपको अगर बताया जाए तो HTML जो होती है वो वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब वेबसाइट्स में आप, एक वेबसाइट का मेन फंक्शन क्या है यानी उसने काम क्या करना है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और वो काम रिप्रेजेंट किस तरीके से हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। जैसे यहीं पे अगर आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आपके पास, जैसे देखिए दीज आर सैंपल आपके पास वेबसाइट के कुछ पेजेस। अब ये एक पेज है जिसका काम क्या है कि एक साइन अप पेज इसने बनाना है। इसी तरह आगे अगर हम करें तो दिस इज अनदर पेज जिसने साइन अप करना है। वेब पेजेस हैं ये, वेबसाइट्स के। आगे हम जाएं तो दिस इज अनदर पेज जिसने साइन अप आपसे करवाना है। अब देखो सारे पेजेस का काम आपसे साइन अप करवाना है, लेकिन हर पेज डिफरेंट तरीके से आपको विजुअल इफेक्ट्स दे रहा है, डिफरेंट तरीके से नजर आ रहा है। तो ये जो इनकी नजर आने का तरीका है, दिस इज द प्रेजेंटेशन। और स्ट्रक्चर क्या है, काम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली आपसे इनपुट साइन इन या साइन अप करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किसी भी HTML पेज का होता है वो बताता है कि आपके पास लेआउट ऑफ द पेज यानी स्ट्रक्चर ऑफ द पेज कैसे होगा, क्या चीज कहाँ नजर आएगी कहाँ नजर नहीं आएगी। और जो प्रेजेंटेशन होती है वो बताती है कि आपका वेबसाइट जो है वो फॉर्मेटेड कैसे होगी, कौन से कलर्स इस्तेमाल होंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या आप विजुअल इफेक्ट्स देंगे, वो चीजें। ये सिर्फ जहन में रखिएगा, ये आपके कोर्स वर्क में नहीं है, ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। इसी तरह प्रेजेंटेशन जो है वो क्यों सेपरेट रखी जाती है, दिस इज अगेन नॉट इन आवर कोर्स, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन इन दोनों को सेपरेट इसीलिए रखा जाता है ताकि स्टाइल्स को आप अलग से डिफाइन कर सकें और स्ट्रक्चर क्या चीज़ कहाँ प्लेस्ड है उसको आप अलग से डिफाइन कर सकें। दोनों चीज़ें मिक्स नहीं होती, काम सिंपलर रहते हैं। नॉट इन योर सिलेबस। क्वेश्चन 3 देखिए जी, कहते हैं Joel is a student who uses the internet. The table contains 5 terms or definitions that relate to the internet. 5 terms हैं जी related to the internet हमारे पास। कहते हैं complete the table by writing each missing term or definition। कहीं पे term missing है, कहीं पे definition missing है, तो आपने term और definition दोनों बतानी।
अच्छा जी, सबसे पहले आपको टर्म गिवन है ब्राउजर। इसको ब्राउजर कहें या इसको वेब ब्राउजर कहें, दिस इज द सेम थिंग बच्चों। वेब ब्राउजर किस लिए इस्तेमाल होता था? हम कहते थे कि इट इज यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस रिटन इन HTML। याद है? तो हम बताएंगे कि वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन या अ सॉफ्टवेयर, इट इज एन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर that is used to view web pages. This is इसकी standard definition बच्चों, written in HTML। ये एक खास लैंग्वेज होती है जिसके अंदर वेब पेजेस लिखे जाते हैं। एक HTML दिखती कैसी है वो भी if you want तो मैं आपको दिखा देता हूँ। This on the left side बच्चों, this is what HTML looks like, जिसमें हम हर चीज असल में आपके पास ये जिस प्रोग्रामर ने लिखा है ये सब, ये इसने इस HTML के अंदर लिखा है। और ये जो मेरा वेब ब्राउजर है इस वक्त, ये मुझे ये कुछ इस तरह राइट साइड पे जो सब नजर आ रहा है, इस तरह उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके दिखा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह मूविंग ऑन, सेकंड डिस्क्रिप्शन उसने दी हुई है टर्म मिसिंग है। कहते हैं दिस इज द कंपनी दैट प्रोवाइड्स अ यूजर विद द कनेक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं जी, इसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। दिस इज द कंपनी जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है। जैसे पाकिस्तान में जो मेन ISP है दैट इज PTCL, फिर PTCL बाकी सब कंपनीज को प्रोवाइड करता है इंटरनेट जो हमें प्रोवाइड करती है। अगली भी इसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, टर्म मिसिंग लिखी हुई है। कहते हैं दिस इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड डाटा फॉर वेब पेजेस अक्रॉस द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता था जी वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ वेब पेजेस के लिए? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद है? HTTP, या अगर इसकी सिक्योर फॉर्म की बात करूं तो HTTPS। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूरा आपने लिखा है, HTTP लिखा है, सेम बात है जी। इसी तरह आपके पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता था बच्चों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अगर आपको याद हो तो हम कहते थे ये किसी भी वेबसाइट का टेक्स्ट एड्रेस होता था, और इसी तरह किसी भी वेबसाइट का न्यूमेरिकल एड्रेस कौन सा होता था हमारे पास? वो IP एड्रेस होता था। इट इज अ टेक्स्ट एड्रेस फॉर अ वेबसाइट जी। ठीक है, इसके आपको याद होगा 3 पार्ट्स होते थे। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते थे हमारे पास? जो डोमेन नेम है वो हमारे पास होता था। इसी तरह उससे पहले उसके अंदर प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है वो हमारे पास एक पार्ट होता था। इसी तरह हमारे पास जो फाइल कौन सी हम व्यू कर रहे हैं ये एक पार्ट होता था। ये 3 पार्ट्स होते थे ऑफ अ URL। इसी तरह आखिरी आपको उसने एक कुकी दिया हुआ। कुकी क्या होती थी हमारे पास? एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती थी, अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट इज स्टोर्ड। कौन स्टोर करता था जी? वेब ब्राउजर स्टोर करता था। दैट इज स्टोर्ड बाय द वेब ब्राउजर टू सेव द प्रेफरेंसेस ऑफ अ यूजर। ये अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी जो कि हमने नोट्स के अंदर भी लिखी थी जी। अब कुकी जो है परसिस्टेंट भी हो सकती है आपके पास, टेम्परेरी भी हो सकती है, सेशन कुकी जिसको हम कहते हैं। सेशन कुकीज क्या होती थी? टेम्परेरीली आपके पास स्टोर होती थी वेब ब्राउजर के ऊपर। परसिस्टेंट कुकीज यूजर के कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिलेटेड टू अ टॉपिक साथ साथ हम पेपर के बहाने से रिवाइज भी करते रहते हैं। फिर कहते हैं कि शी यूजेस अ फायरवॉल टू कीप हर डाटा सेफ व्हेन शी यूजेस द इंटरनेट। कहते हैं टिक टू शो व्हिच स्टेटमेंट अबाउट अ फायरवॉल इज ट्रू। फायरवॉल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जी? फायरवॉल कैन ओनली बी हार्डवेयर बेस्ड, नहीं। फायरवॉल कैन ओनली बी सॉफ्टवेयर बेस्ड, नहीं। आपको याद होगा हमने जब डिस्क्रिप्शन ऑफ फायरवॉल्स लिखी थी तो सबसे पहला पॉइंट ही हम ये लिखते हैं कि इट कैन बी अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर। तो ये जो तीसरी आपके पास ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमारे पास इट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे बेस्ड हो सकता है। यानी ये हमने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया हो सकता है, अलग से एक डिवाइस भी खरीदी हो सकती है। इसी तरह सी पार्ट कहता है
कहता है her parent also uses the firewall to limit the websites that Joel can access. Explain how the firewall is used to limit the websites that she can access. Firewall किस तरह लिमिट कर सकती है एक्सेस टू वेबसाइट से, ठीक है। तो हमारे पास, अगर आपको याद हो, हम कहते थे कि फायरवॉल जो थी वो स्टोर करती थी एक लिस्ट ऑफ ब्लॉक्ड आईपी एड्रेसेस। ऐसा ही है, वो लिस्ट ऑफ ब्लॉक्ड आईपी एड्रेसेस कैसे उसको पता चलते थे, एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट हर ट्रैफिक को कंपेयर करने के थ्रू। तो वो उसके पेरेंट्स कैसे लिमिट कर सकते हैं टू उसको टू एक्सेस सर्टेन वेबसाइट्स। तो हम लिखेंगे कि द पेरेंट जो है वो कैन सेट सर्टेन क्राइटेरिया, द पेरेंट कैन सेट, हमारे पास सर्टेन क्राइटेरिया, और उसके बाद द फायरवॉल हम कहेंगे मॉनिटर्स ऑल द इनकमिंग, यानी जो फायरवॉल की डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमने लिखनी है सर। द फायरवॉल मॉनिटर्स ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, और साथ हम लिखेंगे एंड कंपेयर्स इट टू द सेट क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया इस केस में किसने सेट किया है, वो पेरेंट ने, ठीक है। और इसी तरह हम लिखेंगे कि द ट्रैफिक दैट डज नॉट, या द इंफॉर्मेशन, द डाटा, जो भी आप लिख सकते हैं, द डाटा दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया इज ब्लॉक्ड या इज नॉट अलाउड टू बी ट्रांसफर टू द डिवाइस, ठीक है जी। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ फायरवॉल्स भी। और इस केस में हमने अगर इसके सिचुएशन के हिसाब से बताना था तो हमने कहा कि क्राइटेरिया जो है वही पेरेंट ने सेट करना। तो ये जो चीजें साथ साथ अलग से मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली आपकी रिवीजन है। ये वो नोट्स में चीजें थी जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बार बार रिवाइज करते हैं पेपर्स के बहाने, रिवाइज भी होती जाए। नाउ आफ्टर दिस हमारे पास आगे आई जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जेसन इज अ प्रोग्रामर हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, प्रोग्रामर्स याद होगा आपको, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते थे। दूसरी टाइप की लैंग्वेज वाज लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास, इफ यू रिमेंबर, तो असेंबली लैंग्वेज और उसके साथ साथ मशीन कोड आता था जी। मशीन कोड आपके पास वो वंस एंड जीरोस, बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं हम। असेंबली लैंग्वेज जो हमने एग्जांपल आपको याद होगा लिखी थी, LDD, LDR, इस तरह कुछ करके, ठीक है। ये इसकी सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। कहता है डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है जी, ठीक है। तो हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन जो नोट्स में लिखी थी कुछ वैसे ही लिखेंगे कि इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it is a programming language that uses English like keywords। जैसे हम लोग अपनी सूडो कोड्स लिखते हैं तो वो भी हमारे पास सारे इंग्लिश कीवर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं which is converted to machine code for a computer to understand, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस डायरेक्टली कंप्यूटर्स को समझ नहीं आती। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ वंस और जीरोस, या हम कहते हैं कि मशीन कोड समझ आता है जी, ठीक हो गया जी। और इसी तरह हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को कहते थे कि हाई लेवल लैंग्वेज इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज, यानी आप किसी भी किस्म की लैंग्वेज में इस इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं और वही आपके पास इस्तेमाल होता है डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। सेम प्रोग्राम आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अ पोर्टेबल लैंग्वेज, ठीक है जी। तो हाई लेवल लैंग्वेज की स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी यही है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स लिखे क्यों जाते हैं बाय प्रोग्रामर्स, क्योंकि हम कहते थे कि हमारे पास ये प्रोग्राम्स जो हैं दे आर
easier to high level language जो है it is easier to understand for the programmers. अगर उनको अंडरस्टैंड करना इजी है तो फिर आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स और बग्स जो हैं वो भी इजियर होंगे। और इसी तरह जो आपके पास प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना इजी होगा तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को डीबग करना भी आसान होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल टाइम जो है वो सेव होता है। तो ये फायदे थे ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम से। कहता है कि आपके पास Jason wants to distribute a computer program he has written. He is considering distributing using a freeware or a free software. अच्छा, ये आपके पास बच्चों एक कॉन्सेप्ट है ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस का जी। अभी जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है दिस इज आल्सो नॉट इन योर सिलेबस, तो इसको भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये दोनों पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इनको हम जानने देंगे जी। तो ना आपके सिलेबस में जी HTML से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, ना आपके सिलेबस में ये सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास क्वेश्चन 5 जो है जी, अगेन मैंने आपको बताया आपका सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। तो आफ्टर 2023 ये आपके पास पेपर 2 का हिस्सा बन गया, लेकिन सिलेबस में है। तो क्योंकि हमारे पास लॉजिक गेट सिलेबस में है तो हम इसको सॉल्व करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है जी, तो ये नीचे इसने हमें कुछ स्पेस दी हुई है और ऊपर इसने लॉजिकल एक्सप्रेशन दी हुई है। लॉजिकल एक्सप्रेशन को मैं जरा इधर लिख रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े, या ऐसे कर लेते हैं। देखो, हमें कहते हैं जी हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, और आपको मैं बता चुका हूँ कि वो बॉडमैस के रूल्स की तरह ब्रैकेट ओपनिंग इनर मोस्ट ब्रैकेट से हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट इज दिस बीज और सी वाली। तो हम लोग इधर से बी और सी को आपस में कंबाइन करेंगे यूजिंग जॉर, कुछ इस तरह से जी कि हमारे पास बी से एक लाइन आएगी और इसी तरह यहाँ इनपुट सी से एक लाइन आएगी और दोनों जोर गेट से कंबाइन होंगे। जोर गेट कुछ ऐसे दिखता है बच्चों हमारे पास, दिस इज अ जोर गेट। इसी तरह इसके बाद जो है जब ये बी और सी हो जाएगा तो इस पे एक नॉट अप्लाई होगा जी, यानी इसके बाद एक नॉट गेट लगेगा ऐसे करके बच्चों, दिस इज अ नॉट गेट। और इसी तरह दूसरी साइड पे जो सेकंड ब्रैकेट है वो ए और बी के बीच में यूजिंग एन और गेट, तो हम ऐसे ए से एक लाइन लाएंगे और इसी तरह बी से एक लाइन लाएंगे और से इन दोनों को जोड़ देंगे। ये आपकी पेपर 2 की प्रैक्टिस एक टाइप ऑफ हो रही है। और इसी तरह इस ब्रैकेट को और इस पूरी ब्रैकेट को एट द एंड आपने कंबाइन करना है विद एन एंड गेट। तो हमारे पास ऐसे करके एक एंड गेट जी हम इन दोनों के लिए बनाएंगे। इस तरह कैपिटल डी को आप जब लिखते हैं तो वो एक एंड गेट होता है। फिर जब ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आपके पास बन गई तो इसको आपने क्या करना है कि एक और इनपुट सी से लाइन लानी है और इन दोनों को आपस में एंड से जोड़ देना है। तो ऐसे करके जी मैं सी से एक लाइन लाऊंगा और एक एंड गेट बनाऊंगा टू कंबाइन दीज टू लाइंस मेरे पास, ऐसे करके ये एक एंड गेट बन जाएगा जी। और हमेशा लाजमी याद रखिएगा इसको आखिर में आउटपुट एक्स से जोड़ते हैं जी। दिस इज द कंप्लीट लॉजिक सर्किट जो कि हमने यहाँ पे बनाना है, और ये आपके पास 5 मार्क्स का है तो हर लॉजिक गेट कैरीज अ सिंगल मार्क। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट में कहता है कंप्लीट द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक स्टेटमेंट। तो जो गिवन लॉजिक स्टेटमेंट है उसके लिए आपने ट्रूथ टेबल भी कंप्लीट करना है। तो फॉर द ट्रूथ टेबल हम लोग क्या करते हैं जी, हमारे पास हर एक लॉजिक गेट से आने वाले आंसर को अपनी मर्जी का एक कैरेक्टर आंसर दे देते हैं। जैसे इसको डी कह लेते हैं, यहाँ से आने वाले आंसर को ई, इसको एफ, इसको जी कह देते हैं। डी हमारे पास कैसे आएगा जी, जब हम ये ए से और बी से आने वाली इनपुट्स को और क्या कहते हैं जी, ऐड करेंगे। तो यानी हमारे पास डी की वैल्यूज तब आएंगी जब मैं ए और बी की इनपुट्स को ऐड करूंगा। तो ये 0 प्लस 0 इज 0, ये 0 प्लस 0 इज 0, ये 0 प्लस 1 इज 1, इसी तरह ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, एंड 1 एंड 1 और 1 भी 1 होते हैं, ये भी 1 होगा, इसी तरह करके। आफ्टर दैट ई की वैल्यूज मुझे जाननी है, तो ई मैंने किसको कहा, ऊपर अगर हम देखें तो ई हमने कहा जोर से आने वाली आउटपुट्स को।
यानी आपके पास जो ज़ोर जिन दो इनपुट्स का हो रहा है, बी से एक इनपुट आ रही है और एक सी से इनपुट आ रही है। इनको ज़ोर करके ई निकालना है। और ज़ोर कैसे होता था कि जब दोनों इनपुट्स सेम होंगी तो आंसर 0 होगा, जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो आंसर 1 होगा। बी और सी देखो, ये दोनों 0 0 हैं तो आउटपुट भी 0। ये 0 है, ये 1 है, यानी दोनों डिफरेंट हैं तो 1। इसी तरह यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट हैं, इधर फिर से दोनों सेम हो गए तो आउटपुट 0। इधर भी दोनों सेम हैं तो आउटपुट अगेन 0। इधर दोनों डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1। इसी तरह इधर भी दोनों डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1। यहाँ दोनों फिर से सेम हो गए तो आउटपुट 0। ऐसे हमारे पास ई का जवाब आएगा जी। आफ्टर दैट एफ एक आउटपुट है जो कि हमें देखनी है, वो हमारे पास कैसे आएगी। ऊपर अगर हम देखें तो ई के बाद एक नॉट लगा हुआ है जी, यानी ई को ऑपोजिट करते जाएं तो आपके पास एफ की वैल्यूज आएंगी। तो हमारे पास ई जहां 0 है वहां 1 कर देंगे एफ को, जहां ई 1 है वहां हम एफ को 0 कर देंगे। ऐसे करके बच्चों इन्वर्ट कर देंगे। आफ्टर दैट हमारे पास एफ से जो वैल्यूज आ रही हैं और डी से जो वैल्यूज आ रही हैं उन पे एंड अप्लाई होके जी बन रहा है, यानी दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, डी और एफ की वैल्यूज को। तो डी और एफ की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जी बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 0 इंटू 1 0, दिस इज 0 इंटू 0 0, दिस इज 1 इंटू 0 0, दिस इज 1 इंटू 1 1, ये भी 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, सिमिलरली ये हमारे पास 1 होगा। अच्छा, इसी तरह जब g की वैल्यूज आ गई तो आप एट द एंड देखें कि ये जो आखिरी एंड है ये कैसे बन रहा है। एक g इनपुट आ रही है और दूसरी इनपुट इसके बाद c से आ रही है, यानी c और g को आपस में मल्टीप्लाई करना है टू गेट x। तो ये 0 0 मल्टीप्लाई होके 0 बनाएंगे, ये भी 0 बनाएगा, ये भी 0 बनाएगा, ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1 बनाएंगे। इसी तरह ये 0 इंटू 1 इज 0, ये 1 इंटू 0 इज 0, ये भी 1 इंटू 0 इज 0, एंड फाइनली ये 1 होगा। तो 0001 0001 इज आवर आंसर बच्चों फॉर दिस ट्रूथ टेबल। ये भी 4 मार्क्स है। फिर क्वेश्चन 6 आपके पास एक और सवाल है जी। क्वेश्चन 6 कहता है मिलियंस ऑफ ईमेल्स आर सेंट बिटवीन यूजर्स ऑन अ डेली बेसिस। Describe, identify two online security attacks that can be carried out using email. Describe how email is used to enable the attack. तो आपने दो सिक्योरिटी अटैक्स बताने हैं जो कि ईमेल के थ्रू हो सकते हैं और इन दोनों को डिस्क्राइब भी करना है। तो देखो, ईमेल्स के थ्रू हम, अगर आपको याद हो तो फिशिंग होती ही कैसे थी, ईमेल लिंक भेजे जाते थे यूजर्स को। इसी तरह अगर आपको याद हो, एक यूजर को अगर डीडोस अटैक लॉन्च करना हो तो हम क्या करते थे, बहुत सारी ईमेल्स फ्लड इन कर दी जाती थी उस यूजर के कंप्यूटर पे। इसी तरह फार्मिंग भी, इवन हम जो कोड ऑफ फार्मिंग होता है जो यूजर के कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है वो भी ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। या हम कोई मैलवेयर भी यूजर को भेज सकते हैं ट्रोजन के तौर पे, वायरस के तौर पे। ठीक है जी। तो अगर इफ आई वांट तो एक आंसर मैं लिखूंगा जी फार्मिंग का, और कैसे हाउ ईमेल अटैक इस अटैक को इनेबल करेगी तो हम लिखेंगे जी ईमेल इज यूज्ड टू सेंड। फार्मिंग क्या होता है हमारे पास, malicious कोड होता है इंस्टॉल्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर। तो हम लिखेंगे malicious कोड टू द यूजर। ठीक है। और इसी तरह द यूजर डाउनलोड्स द कोड एंड क्या करता था ये हमारे पास जी, इज रीडायरेक्टेड। फार्मिंग और फिशिंग सेम काम करते थे, एंड इज रीडायरेक्टेड टू फेक या बोगस वेबसाइट्स बच्चों, to steal the user's personal information. इसी तरह फिशिंग क्या करता था, फिशिंग वाज नॉट malicious कोड बल्कि इट वाज अ डायरेक्ट लिंक। तो हम बताएंगे कि ईमेल इज यूज्ड टू सेंड लिंक्स टू फेक वेबसाइट्स टू यूजर, टू द यूजर। और इसी तरह द यूजर upon clicking the email या upon clicking the link, the user upon clicking the link is redirected, same बात है दोनों में, is redirected to the fake websites। ठीक है जी।
इसी तरह DDoS अटैक अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे जी thousands of emails are sent to the user at the same time which overwhelms the email server of the user and the user cannot receive any of their personal emails. Malware का क्या लिखेंगे? Email is used to send malware code to the user's computer, and when the user clicks open the email या when the user downloads the malware, their computer is infected. तो आप जो भी सिचुएशन लिखेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है कि वो कैसे इन्फेक्ट करेगी कंप्यूटर को। अच्छा, कहता है ऑनलाइन सिक्योरिटी अटैक्स जो हैं कैन मलिशियसली डैमेज डाटा, हमें पता है। कहता है वन सिक्योरिटी मेथड टू कीप डाटा सेफ ऑनलाइन इज फायरवॉल्स। एक सिक्योरिटी मेथड जो है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इट इज फायरवॉल्स। कहता है आइडेंटिफाई टू अदर सिक्योरिटी मेथड्स दैट कीप डाटा सेफ फ्रॉम ऑनलाइन अटैक्स। फायरवॉल्स का ही एक बेहतर वर्जन अगर आपको याद हो, व्हाट वाज इट जी? हमारे पास एक प्रॉक्सी सर्वर। इसी तरह ऑनलाइन डाटा को सेफ रखना है तो हम इंक्रिप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या करता था? मीनिंगलेस बना देता था इंफॉर्मेशन को। हम इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए फ्रॉम ऑनलाइन अटैक्स हम इंक्रिप्शन के बाद पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं, हम ऑथेंटिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप लोग अगर चाहें तो जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो these are the methods to keep information secure. इसमें से कोई दो आप सिर्फ लिखेंगे to get 2 marks। फिर कहता है सी पार्ट में कि डाटा कैन एक्सीडेंटली बी डैमेज्ड, एक्सीडेंटल लॉस भी हो सकता है डाटा का। वन एग्जांपल ऑफ हाउ डाटा कैन बी डैमेज्ड एक्सीडेंटली इज बाय शटिंग डाउन अ कंप्यूटर बिफोर सेविंग डाटा। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, अ यूजर शुड मेक श्योर they have saved all data before shutting down a computer. कहते हैं complete the table by giving 3 other examples of how data can be damaged accidentally. Give one method of prevention for each example. अच्छा, accidental loss of data हो या आपके पास deliberate loss of data हो, बच्चों हमेशा याद रखिएगा बैकअप्स जो हैं वो आपके पास काम आते हैं बहुत। तो एक्सीडेंटली एक तो आपके पास ये हो गया कि फॉर एग्जांपल एकदम शटडाउन हो गया, सडन पावर लॉस हो गया, ठीक है? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है उसने गलती से बिफोर सेविंग द इंफॉर्मेशन पावर ऑफ कर दिया कंप्यूटर को। इसी तरह अगर हमारे पास लोड शेडिंग होती है या पावर लॉस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर लॉस होता है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडेंटल लॉस ऑफ डाटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यूज अ बैकअप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे पास क्या हो सकते हैं जी? एक जनरेटर भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक जनरेटर, या हम कहें हमारे पास यूपीएस भी हो सकते हैं। ये आपके पास मतलब नॉर्मली जो आपके आंसर्स होते हैं वैसे ही होते हैं जो कि आपको खुद से सोच के लिखने होते हैं, ठीक है? इसी तरह एक्सीडेंटल लॉस आपके पास इंफॉर्मेशन ऐसे भी हो सकता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, जैसे अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड आ सकता है, ठीक है? तो नेचुरल डिजास्टर्स भी आपके पास आ सकते हैं। तो आप दूसरी एग्जाम्पल लिख सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, या आप लिखना चाहें तो आप फ्लड्स लिख सकते हैं, सीधा अर्थक्वेक लिख सकते हैं। दीज आर द आपके पास एग्जाम्पल्स जहां पे एक्सीडेंटल लॉस ऑफ डाटा होता है। तो ये हम कैसे इसको हम मेथड ऑफ प्रिवेंशन कैसे हम करेंगे? क्रिएट बैकअप्स ऑफ डाटा, कि डाटा की कॉपीज स्टोर्ड हो और वो आपके पास, एंड कॉपीज मस्ट बी स्टोर्ड। ये ना हो कि आपके पास सेम लोकेशन पे ही आपने स्टोर की हो, क्योंकि अगर फ्लड से या नेचुरल डिजास्टर से वो एक साइट तबाह होगी तो उसकी कॉपीज भी वहीं पे तबाह होंगी। तो कॉपीज जो है वो कहीं और स्टोर होनी चाहिए, कॉपीज मस्ट बी स्टोर्ड एल्सवेयर जी, ठीक है? इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल हम ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास फायर्स जो हैं, अब फायर इज नॉट नेचुरल फिनोमेना, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या आपके पास अगर फायर ब्रेकआउट कर जाती है, तो तब भी आपके पास सारी इंफॉर्मेशन का लॉस हो सकता है। वो भी हम किससे ओवरकम करेंगे? हम क्रिएट करेंगे बैकअप्स
और एंड स्टोर कॉपीज या बैकअप एल्सवेयर, यानी कहीं और उसको स्टोर करेंगे जहां इट इज फ्री फ्रॉम दैट फायर जी। तो ये आपके पास एक्सीडेंटल डाटा लॉस के बच्चों एग्जांपल्स हैं और उनकी प्रिवेंशन है। ठीक है जी। इसी तरह गलती से आपसे डिलीट भी हो सकता है, या सॉफ्टवेयर जो है वो कभी कभी क्रैश कर जाता है। ठीक है, तो आप बार बार इंफॉर्मेशन को सेव करने से, बैकअप्स क्रिएट करने से इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। फिर कहते हैं कैसी स्टोर्स डाटा, क्वेश्चन 7 में, कैसी स्टोर्स डाटा फॉर हर बिजनेस एवरी डे। शी स्टोर्स द डाटा यूजिंग ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज। आइडेंटिफाई 3 एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज। ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज की बच्चों अगर आपको याद हो, 3 टोटल एग्जांपल्स थी, कॉम्पैक्ट डिस्क्स, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क्स एंड ब्लू-रेज। इनकी शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं सीडी, डीवीडी एंड ब्लू-रेज। इसमें हम कहते थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाले ट्रैक्स होते थे, उन ट्रैक्स में पिट्स एंड बम्प्स होते थे, उन पिट्स एंड बम्प्स पे इंफॉर्मेशन बर्न की जाती थी। बी पार्ट कहते हैं कि स्टेटमेंट्स आर गिवन अबाउट द ऑपरेशन ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज। टिक टू शो which statement might apply to each type of storage. Some statements may apply to more than one type of storage. ये बड़ा जरूरी पॉइंट होता है कि एक से ज्यादा भी आपके पास टिक्स आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल है ऑफ मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट। ऑप्टिकल तो आपके पास ये सीडीज, डीवीडीज, ब्लू-रेज हैं। मैग्नेटिक इज हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट आपके पास इज एसएसडी या रैम रोम वगैरह बच्चों, यानी जिसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते। कहते हैं दिस स्टोरेज हैज नो मूविंग पार्ट्स। तो आपके पास सिर्फ एक टाइप ऑफ स्टोरेज है जिसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते। ऑप्टिकल में सीडीज पूरी की पूरी घूमती हैं। मैग्नेटिक डिस्क में भी वो मैग्नेटिक आपके पास अंदर प्लेट्स और रीड राइट हेड होता है, जो मैंने आपको दिखाया भी था। इसी तरह सेकंड पॉइंट कहते हैं दिस स्टोरेज यूजेस अ लेजर टू रीड और राइट डाटा। तो आपके पास ऑप्टिकल मीडिया में सीडीज और डीवीडी रेड लेजर इस्तेमाल करती हैं, और हमारे पास ब्लू रे ब्लू लेजर का इस्तेमाल करती है। फिर इसी तरह कहते हैं कि दिस स्टोरेज यूजेस अ रीड या राइट हेड। तो आपके पास जो सीडीज, डीवीडीज, उसमें भी इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए, राइट करने के लिए वो लेजर का रीड राइट हेड, और हार्ड डिस्क ड्राइव में भी रीड राइट हेड इस्तेमाल होता है जी। इसी तरह कहते हैं दिस स्टोरेज बर्न्स पिट्स इनटू अ रिफ्लेक्टिव सर्विस। तो सरफेस, तो आपके पास पिट्स एंड बम्प्स ऑप्टिकल सीडीज, डीवीडीज एंड ब्लू-रेज में होते थे। इसी तरह कहते हैं थर्ड आखिर में, सेकंड लास्ट में, दिस स्टोरेज यूजेस NAND एंड NOR टेक्नोलॉजी। तो ये आपके पास सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में होते थे जी। फिर कहते हैं कि दिस स्टोरेज स्टोर्स डाटा इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो सीडीज भी ट्रैक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं, और आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव्स भी इंफॉर्मेशन ट्रैक्स में स्टोर करती हैं। इसका ट्रैक आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का होता था, सीडीज, डीवीडीज का आपके पास सिंगल स्पाइरल या डुअल ट्रैक होते थे जी। ठीक है बच्चों। इसी तरह इफ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, तो ये अगेन आपके पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस का सवाल है जी। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। तो 8A भी आपके सिलेबस में नहीं है, एंड इसी तरह 8B इज आपके पास एथिक्स का सवाल। दिस इज ऑल्सो नॉट इन योर सिलेबस। 2023 के बाद जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें आपके ये जो सारे टॉपिक्स थे, ये ओ लेवल से शिफ्ट हो गए थे टू ASG। तो इनको आपने अटेम्प्ट नहीं करना। एंड दिस इज इट। ये आपका 2022 का मई जून का पेपर 1-2 था जी, कंप्लीट फ्रॉम क्वेश्चन 1 टिल लास्ट। जो जो हमारे सिलेबस में है हम सिर्फ उनको सॉल्व करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे जी। थैंक यू।